नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। आप देख रहे हैं न्यूज नाइट। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनके बारे में जानने के बाद हर एक के माथे पर शिकन आ जाती है। हर देशवासी चिंतित हो उठता है। और आज पश्चिम बंगाल से एक ऐसी ही खबर आई जब परिवर्तन निदेशालय की टीम पर हमला हो गया और ईडी के सदस्य घायल हो गए। और इसे सुनकर पश्चिम बंगाल की सरकार जहां सवालों के घेरे में नजर आई, तो वहीं तमाम दलों के नेताओं ने भी इसकी घोर निंदा की है। आज यही रहेगा हमारा चर्चा का विषय। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां के घर पर ईडी कार्रवाई करने पहुंची। ईडी की टीम पर हुआ जानलेवा हमला। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली इलाके में हुई वारदात। राज्यपाल सीवी आनंद ने गृह सचिव और राज्य के पुलिस महानिदेशक को किया तलब। ईडी की टीम पर जानलेवा हमले के बाद निशाने पर आई पश्चिम बंगाल की ममता सरकार। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक ने संविधान पर बताया हमला। भाजपा ने हमलावरों में रोहिंग्या के शामिल होने की जताया अंदेशा। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, ध्वस्त हुई राज्य की कानून व्यवस्था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अयोध्या हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में दी मंजूरी। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम रखा गया नाम। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की व्यापक योजना पृथ्वी विज्ञान पृथ्वी को मिली स्वीकृति। भारत और गुयाना के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के फैसले पर भी लगी मुहर। भूकंप प्रभावित नेपाल के इलाकों में मूलभूत संरचना पुनर्निर्माण के लिए भारत $50 मिलियन की देगा वित्तीय सहायता। नेपाल दौरे पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया ऐलान। कहा, पीएम मोदी ने नेपाल के लोगों और यहां के नेतृत्व के साथ दिखाई एकजुटता की भावना। हर संभव सहायता प्रदान करने के प्रति वचनबद्ध। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के सोलन में किया रोड शो। अभिनंदन समारोह को किया संबोधित। दक्षिण बनाम उत्तर की राजनीति को देश को बांटने की साजिश बताया। कहा, राहुल गांधी पीएम मोदी को अपशब्द कह पूरे ओबीसी समाज को देते हैं गाली। विकसित भारत संकल्प यात्रा ने एक बड़ा पड़ाव किया पार। मात्र 50 दिनों की अल्पावधि में 10 करोड़ से अधिक लोग यात्रा में हुए शामिल। यात्रा में भाग लेने वालों की संख्या ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली और दक्षिण अफ्रीका जैसे कुछ प्रमुख देशों की पूरी आबादी से भी अधिक। प्रधानमंत्री के इस वर्ष के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए रिकॉर्ड 1 करोड़ पंजीकरण हुआ। 29 जनवरी को दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित होगा कार्यक्रम। देश भर के छात्र लेंगे हिस्सा। पीएम मोदी के साथ बातचीत को लेकर छात्र उत्सुक। 12 जनवरी तक होगा पंजीकरण। और ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टेनिस प्रतियोगिता में खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन जारी। प्रतियोगिता के पुरुष युगल में भारत के यूकी भांबरी और नीदरलैंड्स के रॉबिन हास की जोड़ी ने सेमीफाइनल तक राह की तय। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। शुरुआत आज की बड़ी खबर से। संवैधानिक संस्थाएं लोकतंत्र की ताकत होती हैं। उन पर हमला किसी भी सूरत में गंभीर है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता के यहां जांच पर गई ईडी की टीम पर जिस तरह हमला किया गया और पुलिस ने भी मदद नहीं की, यह राज्य में कानून व्यवस्था की तस्वीर का एक पहलू प्रदर्शित करता है। जहां ईडी के अधिकारी भी सुरक्षित नहीं, वहां आम नागरिक की सुरक्षा के हालात का अनुमान लगाया जा सकता है। इस मसले पर जहां भाजपा ने ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगा है, तो वहीं कांग्रेस ने भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग की है। ईडी की टीम शेख शाहजहां के घर छापेमारी करने के लिए पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली इलाके में गई थी। वहां स्थानीय निवासियों ने ईडी की टीम पर हमला कर दिया। हालांकि ईडी की टीम के साथ केंद्रीय अर्धसैनिक बल भी थे, लेकिन लगभग 200 स्थानीय ग्रामीणों ने उन पर हमला कर दिया। इसमें प्रवर्तन निदेशालय के 2 और मीडिया के 3 कर्मी घायल हो गए।
पहुंचने के समय वहां बहुत कुछ लोग इकट्ठा ऑलरेडी हुआ था, क्राउड था। तो हम लोग जल्दी जल्दी वहां से कितना भी गवर्नमेंट ऑफिशियल वहां था सबको हम लोग सेफली रेस्क्यू किया। वहां से हम लोग उन लोग का सेफ पासेज इंश्योर कर दिया था एवं कितना भी क्राउड था सब लोग को हम लोग वहां से डिस्पेस भी किया था। पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेते हुए राज्यपाल CV आनंद बोस ने गृह सचिव और राज्य के पुलिस महानिदेशक को तलब किया है। उन्होंने घटना को चिंताजनक और निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में बर्बरता को रोकना एक सभ्य सरकार का कर्तव्य है। The ghastly incident reported from Sandesh Khadi in North 24 Parganas district is alarming, is deplorable, to say the least. It is the bounden duty of a civilized government to stop barbarism and vandalism in a democracy. वहीं भारतीय जनता पार्टी ने ईडी की टीम पर हमले की निंदा की है। पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि ममता बनर्जी को अपनी कुर्सी पर रहने का एक दिन भी हक नहीं है। भाजपा ने इस हमले में रोहिंग्या के शामिल होने का भी आरोप लगाया है। दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने पत्र लिखकर संदेश खाली में प्रवर्तन निदेशालय की टीम पर हुए हमले की NIA जांच की मांग की। जो बताया जा रहा है कि रोहिंग्या अवैध घुसपैठिए इन्होंने किया है कि बंगाल ममता बनर्जी के नाक के नीचे जंगल राज का पर्याय बन चुका है। लेकिन यह चिंताजनक भी है किस तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त है, ममता बनर्जी मस्त है। जिस तरीके से ईडी के अफसर के ऊपर प्रेस के ऊपर जो हमला हुआ है वो दिखाता है कि बंगाल में रोहिंग्या मुस्लिम जो है उनको घुस के बंगाल की पूरी लॉ एंड ऑर्डर को क्या कर चुके हैं। अगर ये सरकार तो कुछ नहीं करेगी, ये सरकार अगर रहेगी और भी तेजी से ऐसी चीजें होती रहेगी। गृह राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक ने कहा कि ये सिर्फ एक केंद्रीय एजेंसी ईडी की टीम पर हमला नहीं है बल्कि पूरे संविधान पर हमला है। जब कोई भी राज्य पर ऐसा घटना बार बार घटते हैं तो ये प्रमाणित करते हैं कि उस राज्य की जो राज्य सरकार है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में पूरी तरह से फेलियर है, और ये भी प्रमाणित करते हैं कि उस राज्य का जो लॉ एंड ऑर्डर है पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने संदेश खाली की घटना को उकसावे का नतीजा बताया तो उन्हीं के इंडी गठबंधन में शामिल कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने राज्य में बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर ममता सरकार को घेरा। देखिए, संदेश खाली में जो हुआ वो एक प्रोवोकेशन का नतीजा था। हम लोग एक बात जरूर कहेंगे, ये प्रोवोकेशन का पॉलिटिक्स वो लोग बंद कीजिए और इलाका का जो सिटीजन्स है उसके तरफ हमारा जो मैसेज है कि आप लोग किसी तरह कोई प्रोवोकेशन में आप मत पा दीजिए, मत रिस्पॉन्ड कीजिए। सत्तारूढ़ पार्टी के गुंडों ने, दरिंदों ने जो हमला बोला है आज ईडी के ऑफिसरों के खिलाफ, इसमें ये जगजाहिर होते हैं कि बंगाल में कानून और व्यवस्था की हाल कितना बुरा होते जा रहे हैं, क्योंकि बंगाल में ये सारे आदी हैं। आज जख्मी हुए हैं, कल ईडी वाले अगर ख़त्म हो जाए, खून हो जाए, तो हमें मुझ जैसे लोगों के लिए ये अचरज की बात नहीं होगी। गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय की टीम सार्वजनिक वितरण प्रणाली घोटाला मामले में शेख शाहजहां के घर छापेमारी करने गई थी, जब उस पर इस तरह के घातक हमले को अंजाम दिया गया। हमले के दौरान घायल हुए टीम के सदस्यों को कोलकाता के एक स्थानीय अस्पताल में स्थानांतरित किया गया, जहां उनका उपचार किया गया। ब्यूरो इनपुट्स के साथ प्रसेनजीत बख्शी, राजेश राज और शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, DD न्यूज। तो आज हुई घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है। लेकिन आज जो घटना हुई उसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट जिस मामले की जांच करने पहुंचा था वो था राशन घोटाला। आपके सामने रखते हैं और बताते हैं तथ्यों को कि ये राशन घोटाला आखिर है क्या। दरअसल जब ईडी ने जांच शुरू की तो उसके बाद जो सामने आई बात वो ये आई कि पीडीएस का यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का सार्वजनिक वितरण व्यवस्था का 30% राशन खुले बाजार में बिक रहा है, यानी वो मिलों से
राशन की दुकानों तक नहीं, सीधे बाजार तक जा रहा है। और इसकी वजह से ही 2020 से 22 तक हमने देखा कि कई केसेस दर्ज किए गए। और चूंकि ये मिल मालिकों और वितरकों की मिलीभगत से हो रहा था, कई वितरक भी ऐसे हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया। दरअसल जो राशन सप्लाई का पूरा मसला है, जो काम रहा है, इसको एनपीजी राइस मिल्स प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया, जिसके डायरेक्टर बकीबुर रहमान है। ये बकीबुर रहमान, जिन्हें 2023 में ही अक्टूबर के महीने में गिरफ्तार किया गया था, ये बकीबुर रहमान, जिसके बारे में ये समझना बहुत जरूरी है कि ये ज्योतिप्रिय मलिक, जो पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार में मंत्री रहे हैं, ये इनका बेहद करीबी है। यहां पे जब बकीबुर रहमान के यहां छापेमारी की गई तो उस छापेमारी में डायरी मिली जिसमें खरीद फरोख्त का पूरा विवरण दिया हुआ था। दरअसल इस डायरी में जो पेमेंट्स हुई हैं और वितरकों की जो जानकारी है, उसको लेकर कई रजिस्टर्स और जो डायरीज जब्त हुई, उसमें सारा काला चिट्ठा सामने था। यहां तक कि पश्चिम बंगाल सरकार के अलग अलग विभागों के 100 से अधिक स्टैंप्स बरामद किए गए, जो दिखाता था कि प्रशासन की मिलीभगत से यह सब किया जा रहा था। लेकिन वहीं अक्टूबर में जाकर जब ज्योतिप्रिय मलिक के ठिकानों पर रेड की गई, ईडी ने छापेमारी की, तो उसके बाद 27 अक्टूबर को ज्योतिप्रिय मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया। और 2011 से 2021 तक, हालांकि जिस समय गिरफ्तारी हुई वन मंत्री थे, लेकिन 2011 से 2021 10 साल तक उन्होंने खाद्य विभाग की ही जिम्मेदारी संभाली थी। और ये पूरा घोटाला उन्हीं की जिम्मेदारी उनकी बनती है, क्योंकि उन्हीं के पद, जब वो पद पर थे तभी ये घोटाला हुआ। लेकिन ये जो राशन घोटाला है, इसमें कानून के घेरे में टीएमसी के नेता लगातार आ रहे हैं। राशन घोटाला ये एक उदाहरण, जो सबसे ताजा उदाहरण है, लेकिन इसी में वन मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक गिरफ्तार किए गए। लेकिन अगर हम अन्य घोटालों की भी बात करें तो शिक्षक भर्ती घोटाला बहुत सुर्खियां बटोरी इससे, जिसमें मंत्री, जो टीएमसी सरकार के मंत्री पार्थ बनर्जी को गिरफ्तार किया गया, जिन पर आरोप था कि उन्होंने नौकरी देने के बदले पैसे लिए। भ्रष्टाचार के आरोप की बात करें, भ्रष्टाचार के मामले में तो अभिषेक बनर्जी, जो टीएमसी के अखिल भारतीय महासचिव हैं, उनकी कंपनी को ही 7.5 करोड़ रुपए जब्त किए गए। और यही नहीं, बल्कि 8 बैंक खाते भी इनकी कंपनी के बंद किए गए। ये जो कंपनी लिप्स एंड बाउंस है, इसके सीईओ हैं अभिषेक बनर्जी, और ये कंपनी भ्रष्टाचार में लिप्त पाई गई। प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाला, अभिषेक बनर्जी से इस मामले को लेकर कई दौर की पूछताछ हो चुकी है, मामला अभी जांच चल रही है। पशु तस्करी घोटाले की बात करें तो इसमें टीएमसी के नेता अनुव्रत मंडल गिरफ्तार हो चुके हैं। शारदा चिटफंड घोटाला, जिसमें बहुत से सामान्य जन का पैसा फंसा और बहुतों की जिंदगी खत्म हुई, ऐसे में शारदा चिट घोटाले को लेकर भी बात करें तो टीएमसी सांसद कुणाल घोष, श्री जॉय बोस, ये भी गिरफ्तार हुए हैं। ये कुछ एक मामले आपके सामने रखे, लेकिन फहरिस्त बहुत लंबी है। और ये तमाम मामले जो ये दिखाते हैं कि भ्रष्टाचार और ईडी की कार्यवाही के आधार पर ही टीएमसी सरकार जो भ्रष्टाचार करती आ रही है वो सामने आया है, क्योंकि गिरफ्तारी कभी बिना सबूत और बिना प्रूफ किए नहीं होती है। इसीलिए आज जब ईडी पर हमला हुआ तो ये दिखाता है कि कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई, लेकिन इसके पीछे क्या तस्वीर है जिसको छुपाना चाहती है टीएमसी सरकार। यही हमारी चर्चा का विषय आज, और हमारा आज का विशेष आपके सामने रखते हैं। हमारा आज का विशेष जो कहता है पश्चिम बंगाल, ईडी पर हमला, कानून व्यवस्था ध्वस्त। और ये ईडी पर जो हमला किया गया है, ये बेहद गंभीर मामले के रूप में सामने है, क्योंकि ईडी विभिन्न राज्यों में जाकर छापेमारी करती है ताकि उन तथ्यों को सामने लेकर आया जाए जिसके आधार पर आरोपियों को पकड़ा जा सकता है। और इस वक्त चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी के प्रवक्ता धनंजय गिरी, टीएमसी के प्रवक्ता स्वयं प्रकाश पुरोहित और एडवोकेट कपिल मदन, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों का स्वागत करते हैं। और सबसे पहले टीएमसी से शुरुआत करते हैं। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, जाहिर है कि आज आपसे बहुत सवाल पूछे जा रहे होंगे, क्योंकि आज जो हुआ वो पहले कभी हुआ नहीं। और ऐसे में जब ये बात की जाती है या तमाम दल इस बात को सामने उठाते हैं कि ईडी पर हमला कानून व्यवस्था की एक तस्वीर प्रस्तुत करता है, क्या यही है टीएमसी का खेला होबे? नहीं, टीएमसी का खेला होबे से क्या कैसे जोड़ रहे? खेला होबे तो चुनाव का नारा है। खेला जी, तो लेकिन ममता बनर्जी जी नहीं, आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। आपने आरोप लगाए हैं, पिछले 7-8 मिनट से आप लगातार आरोप लगा रही हैं कि पश्चिम बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी के अगेंस्ट के अंदर में खड़ी कर दिया आपने पश्चिम बंगाल की जनता को। मगर देखिए माहौल क्या है, क्रोनोलॉजी आप समझिए कि देश के गृह मंत्री आते हैं एक राज्य में, और जितनी बार आते हैं उनके आने के कुछ दिनों वो जाते हैं और पीछे से कुछ ना कुछ इस तरह के कुछ मतलब प्रोवोकेशन करके काम किया जाता है। ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं जिनकी जांच तो करेगी राज्य सरकार, छोड़ेगी नहीं उन लोगों को।
मगर जो ईडी कन्विक्शन की बात करते हैं, ईडी वाले जो रेड करते हैं, अभी ये करेंगे, अभी और करेंगे, लोकसभा चुनाव है, इनका यही काम है कि ये ईडी लाएंगे। अभी कुछ दिन पहले हमारे शुभेंदु अधिकारी नेता का बयान सुनिए कि पश्चिम बंगाल में 30 तारीख के बाद में फलाना 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 एक्शन होने जा रहा है। अरे भाई, ईडी की कार्रवाई और शुभेंदु अधिकारी उसको चलाएंगे? ईडी की कार्रवाई को कौन चलाएगा? ईडी तो एक स्वतंत्र, मगर स्वतंत्र नहीं है। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी जब केंद्र सरकार के विपक्ष में थी, यूपीए सरकार में, तब बोला जाता था सीबीआई ईडी केंद्र सरकार के पैरोट्स है, तोता है। तो आज तो उससे भी ज्यादा गई गुजरी स्थिति है। लेकिन स्वयं जी, आप ये मानते हैं कि आज जो हुआ वो गलत था? और जिस तरीके से जब पश्चिम बंगाल की पुलिस से सहायता मांगी गई, मदद मांगी गई, वो तो फोन ही आंसर नहीं कर रहे थे। नहीं, क्या आपको लगता है कि गिरफ्तारी क्या आप ये मानते हैं कि आज जो हुआ वो गलत था? ट्रायल चल रहा, मीडिया गलत। पहले ये बात का हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं आप स्वयं जी कि आज जो हुआ वो गलत था? क्या सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट सकती है? नहीं, सरकार अपनी कार्रवाई कर रही है। अगर ईडी किसी को गिरफ्तार करने आई तो उसको गिरफ्तार पुलिस के जरिए करके लेके गई है। आप ये बात समझिए कि किस ईडी पर हमला है हमारे आज का चर्चा। ईडी पर हमला, ईडी पर हमला किसने किया और ईडी किस पर हमला कर रही है, ये दोनों देखने की चीज है। जन आक्रोश जो हुआ, आज जो ये हुआ, ये जन आक्रोश की बात है। बच्चा बच्चा जानता है कि ईडी किस तरह से विपक्षी नेताओं के ऊपर में कार्रवाई कर रही है। ईडी की तरफ से जब ये कहा जाता है स्वयं जी, जब ईडी की तरफ से ये बात रखी जाती है कि पुलिस से बात करने का प्रयास किया गया, पुलिस ने बात करने से ही मना कर दिया। ईडी किसकी है? आप ईडी के बयान की बात कर रहे हैं। पुलिस तो आपकी है। पुलिस की नहीं, पुलिस की देखिए, पुलिस किसकी नहीं, ईडी किसकी है मैं पूछ रहा हूं आपको। ईडी किसकी है? ईडी संवैधानिक संस्था है जो जाकर जांच कर रही है। नहीं है जिसको अधिकारी और अमित शाह रन कर रहे हैं। आप ये कह के अपनी जिम्मेदारी से आगे नहीं, चलिए ठीक, आप आरोप प्रत्यारोप पे जा रहे हैं तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगी। धनंजय जी, यहाँ के गवर्नर उठपटांग बयानबाजी कर रहे हैं। यहाँ के जो गवर्नर है, जो संवैधानिक पदों पर बैठे लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र का मखौल उड़ाया है। आज एक गवर्नर इस राज्य के बैठे हैं। आज देखिए, देश के अंदर में आप बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की, मणिपुर चल रहा था, केंद्र सरकार का बयान नहीं आया। आज लोकसभा संसद के अंदर में लोग घुस गए, मगर चलिए आपने अपनी बात रखी। मैं धनंजय जी के पास जाना चाहूंगी, पहले उनकी प्रतिक्रिया, क्योंकि आप भी लगातार केंद्र सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। तो धनंजय जी, आप क्या जवाब देना चाहेंगे? ठीक है, धनंजय जी की बात सुन लेते हैं, मैं वापस आऊंगी आपके पास। धनंजय जी। ममता जी, जिस तरह से मैंने बहुत ध्यान से सुना, स्वयं प्रकाश पुरोहित सुनने का भी कष्ट करें। देखिए, बंगाल की सरकार ने बाबा साहब के संविधान की बलि चढ़ा दी है। बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की मर्सियां पढ़ दी गई है। बंगाल में जिस तरह से कत्लेआम और कत्लोगारत का माहौल बना हुआ है, जिस ढंग से, और सरकार मौन है और सरकार इसमें शामिल है। भाई, पार्थो घोष के यहाँ जो टीचर भर्ती घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला में जो करोड़ों करोड़ों रुपए मिले, इस देश की आम आवाम की आंखें फटी की फटी रह गई। गरीबों की बात करने वाली, चप्पल पहनकर चलने वाली ममता दीदी के यहाँ उनके बेईमानों की, भ्रष्टों की, लुटेरों की सरगना बनी हुई है। दीदी को यह देखना चाहिए कि बंगाल का क्या हाल कर दिया। बंगाल दहल रहा है और दीदी चुप है। मौन यही बतलाता है निर्वाचित सरकारों का राजमहल की दीवारों का रिश्ता है हत्यारों से। ये जितने हत्याएं, लूट, कत्लेआम हो रही है और संविधान पर सीधा हमला हो रहा है। सीधा जो अधिकारी जो अपना काम कर रहे हैं, जो पूछ रहे थे ईडी किसकी, भारत सरकार की है। ईडी एक स्वतंत्र संस्था है और कह रहा है विपक्ष के। ईडी 100% भ्रष्ट नेताओं को, भ्रष्ट लोगों को, चाहे वो किसी ने भी पब्लिक मनी खाई है, पब्लिक का पैसा। और जब ईडी का अभी 95% आया है, 95% आया है। अभी ये कांग्रेस के समय की बात नहीं है, पिछले 9.5 साल में ईडी ने अभी पीसी करके बताया है जितनी चार्जशीट सबमिट की है, 95% आया है। दूसरी बात, स्वयं प्रकाश जी अपने समय बोलिए प्लीज, स्वयं प्रकाश जी प्लीज। अरे दादा चौक पे ना, अपने टाइम पे बोलिए, अपने टाइम पे बोलिए, अपने टाइम पे बोलिए, अपने टाइम पे बोलिए। आपने लोकतंत्र संविधान की मर्यादा दूर की है। जी, गलत बयान जी। देखिए, बंगाल के, अभी आप दूसरे को छोड़ दीजिए ना, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष और बंगाल के अध्यक्ष ने क्या कहा, ममता दीदी की किससे तुलना की है। और उन्होंने खुद कहा है कि बंगाल में जो हत्याएं, कत्लोगारत, लूटमार चल रही है, दीदी इसके लिए सीधे तौर पर उन्होंने जिम्मेदार कहा है। दीदी को उन्होंने कहा कि हिटलर का अवतार है। और बंगाल में संवैधानिक संस्थाओं की जिस तरह से धज्जियां उड़ाई गई है और जिस तरह से घपले घोटालों का जो घटाटोप अंधेरा बंगाल में छाया हुआ है, और जो घुसपैठिए रोहिंग्याओं को जिस तरह से वहां पर रोहिंग्याओं को पालित पोषित किया जा रहा है, दीदी के द्वारा जो संरक्षण दिया जा रहा है,
उस संरक्षण के द्वारा बंगाल को भद्र जनों का जो जगह पर बंगाल हुआ करता था वो आज भ्रष्ट जनों का चलिए बंगाल हो स्वयं गया जी, है। आपके पास बंगाल आऊं आज पहले, चरा उससे रहा पहले है। एडवोकेट कपिल मदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप। कपिल जी, आप इस पूरे मामले को कांग्रेस के कैसे समर्थक देखते भी हैं? हैं। लगातार हम ये देखते हैं, क्योंकि एक आम जन के नजरिए से अगर हम समझने का प्रयास करें तो किसी भी संस्था के लोगों के ऊपर जो अपनी ड्यूटी करने गए हैं उन पर इस तरीके से हमला होना, उनके लिए मदद ना किया जाना एक गंभीर मसला, लेकिन राजनीति के चश्मे से इसको देखना और आरोप प्रत्यारोप ये हमें लगातार सामने देखने में आता है। एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इसको आप कैसे आंकते हैं? आपका म्यूट हुआ है, अनम्यूट कर लें। देखिए, मैं बहुत साफ शब्दों में बोलना चाहूंगा कि ये बहुत दुखद और बहुत त्रासद है। इस तरीके के इशू हमारे लॉ एंड ऑर्डर और जो भी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पे जो भी प्रशासन है, ये प्रशासन के ऊपर भी एक ये दबा है। लेकिन मैं इनको दो पहलुओं से देखता हूँ। एक पहलू तो ये है कि ईडी अपना वहाँ काम करने गई थी और किसी भी सरकारी जो अधिकारी हैं, जो भी जांच प्रणाली का वो हिस्सा है, जो भी उनको वहाँ पे कार्यरत उनको वहाँ जाना पड़ रहा था, उनकी सुरक्षा ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अगर उनके ऊपर अटैक हुआ तो इसकी जवाबदेही सरकार की है, वहां पे सरकार को जवाब देना चाहिए। और अगर इस तरीके की घटना हो जाती है तो ये सीधा सा प्रश्न उठता है कि लॉ एंड ऑर्डर का सरकार उसमें विफल रही है। लेकिन मैं इसी पहलू, एक और पहलू भी इसमें रखना चाहूंगा कि मणिपुर में भी तो जो हमारे सरकारी ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर अटैक हुए, पुलिस कॉन्वॉय पे अटैक हुए, वहां पे मणिपुर की सरकार है। तो यहाँ पे तो एक तरफ तो बीजेपी बहुत जोर से ये बोल रही है कि देखिए ममता जी की लॉ एंड ऑर्डर इशू है, ईडी ऑफिसर्स पे अटैक हुआ, वो बहुत त्रासद है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन आप क्या मणिपुर में जब हमारे जवानों पर अटैक हो रहे हैं, उनके कॉन्वॉयज पे अटैक हो रहे हैं, तो आप क्या ये दोहरे मापदंड, मुद्दे को आप बदलिए नहीं, मुद्दे को नहीं बदलने बदल की रहा, जरूरत नहीं है। नहीं बदल रहा मैडम। मुद्दा ये है कि एक ऑफिसर अधिकारी अपने कार्यवत वहां पे गया और वहां के स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है कि उन पर अटैक हो गया, आप उनको बचा नहीं पाए। तो आप मुझे एक बात बताइए ना, चाहे ये मणिपुर में हो, चाहे बंगाल में हो, आप मणिपुर का उदाहरण दे देकर पश्चिम बंगाल की घटना से ध्यान हटाने का प्रयास मत करिए। नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा। तीनों मेहमानों के पास देख रहा हूं कि आप बड़े, एक खबर दिखाना चाहूंगी, बहुत अनईजी हो रही है, वापस आऊंगी बहुत अनईजी हो रही है, बिकॉज़ देखिए वापस आ रही हूं मैं। एक मिनट, अपने दर्शकों को एक खबर बताना चाहेंगे कि पश्चिम बंगाल में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर आज हमला जो किया गया, उसके बाद पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कोलकाता में अस्पताल में जाकर घायल अधिकारियों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। राज्यपाल ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। तो आज जो ईडी के अधिकारियों पर हमला किया गया, उसके बाद राज्यपाल अस्पताल गए, उनका हाल चाल जाना, और जैसा हम जानते हैं कि हर ओर से इस घटना की निंदा की जा रही है। हमारे तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, आप कुछ बात कहना चाह रहे थे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक ये भी सवाल जानना चाहूंगी, क्योंकि ये बात बीजेपी ने आज उठाई, वो अलग बात है, लेकिन इस बात को पहले भी महसूस किया जाता रहा है कि जो रोहिंग्या हैं या जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, उनकी वजह से कानून व्यवस्था पर प्रहार हो रहा है और टीएमसी उन्हें बचाती नजर आ रही है। क्या कहेंगे इस आरोप पर? आप मुझे एक बात बताइए, आपने जो आरोप लगाया रोहिंग्या, तो देश के अंदर में गृह मंत्रालय और जो बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, ये सब किसके हाथ में है? गृह मंत्रालय के हाथ में। अगर बाहरी कोई लोग आ रहे हैं, आपको लगता है कि बांग्लादेश से लोग आकर के आज उन्होंने रोक दिया क्या इस प्रोग्राम को? पर राज्य की कानून व्यवस्था तो राज्य सरकार के हाथ में। राज्य की एकदम है। आज उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। देखिए, कहीं भी कोई गलत काम होता है, उसका आज रोड में अगर कोई गाड़ी चला, कोई चाहता है कि उसका एक्सीडेंट हो? कोई नहीं चाहता कि उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो। एक्सीडेंट कोई नहीं चाहता है। उसके बावजूद अगर इस तरह का दुष्कर्म हुआ है तो उसका काम राज्य सरकार कर रही है, सक्षम है राज्य सरकार अपने कार्रवाई करने के लिए। देखिए, पूरे देश के अंदर में ये जो पश्चिम बंगाल को बदनाम करने की एक साजिश रची जा रही है, इस नेतृत्व को, ये एक महत्वाकांक्षी कुछ लोग बैठे हैं दिल्ली के अंदर में, कुछ लोग बैठे हैं पश्चिम बंगाल में जो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, और उनको हर आदमी की महत्वाकांक्षा हो सकती है, चाहे वो अधीर रंजन चौधरी हो, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो। मगर यहाँ के देखिए, ये कोई बहुत बड़ा
मुद्दा नहीं था कि पूरे देश के अंदर में इसके अगेंस्ट एक मीडिया ट्रायल चलाया जाए, मगर क्या हुआ देखिए, मतलब आपको ये मुद्दा बड़ा ही नहीं बीएचयू के लगता अंदर में प्रकाश जी? नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए। इस तरह का एक बदनाम करने के लिए देखिए ये हुआ, राज्य सरकार अपना काम कर रही है। आपको लगता है कि बदनाम करने के लिए काम हुआ है? नहीं, एकदम प्रोवोकेशन कर करके देखिए, इसमें साजिश है। साजिश के अधिकारी क्या उन 200 लोगों को प्रोवोक कर रहे थे? वो तो अपनी जांच करने उनके घर भीड़ में 200 या 250 या 1000 लोग नहीं पता चलते। तो आप ये भीड़ है, अगर भीड़ को गांव में, आप जिम्मेदारी किसी भी गांव में जाइए, किसी भी गांव में जाइए, वहां पे अगर एक जानवर को भी, एक मुर्गी के बच्चे को भी मार देंगे ना तो लोगों का झुंड आ जाता है। आप चीज को समझिए, किसी भी गांव में जाइए, हिंदुस्तान नहीं विश्व के किसी भी गांव में जाइए, तो अगर वहां के अधिकारी ये कुछ वहां पे कुछ किया है और ग्रामीण लोग अगर एक हो गए हैं, प्रोवोकेशन किया गया है, उसके अगेंस्ट में जन आक्रोश हुआ, उसके लिए आप सीधा सरकार से इस्तीफा मांग रहे हैं। किस तरह की मानसिकता के लोग बैठे हैं? रेलवे से लोग, लाखों लोग मर जाते हैं, सैकड़ों लोग मर जाते हैं, ये इस्तीफा नहीं देंगे। मणिपुर जलेगा, ये इस्तीफा नहीं देंगे। लोकसभा के धनंजय जी, आपका जवाब चाहूंगी इस पर। स्वयं प्रकाश जी, आपने अपनी बात रखी। धनंजय जी, आपका जवाब। दो बातें हैं और दोनों का जवाब दे देता हूं। राजनीतिक विश्लेषक सह कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो बात कही, उन्होंने एक लाइन में तो कंपेयर किया कि मणिपुर और बंगाल की स्थिति बिल्कुल एक जैसी है। अब आप समझ लीजिए कि बंगाल की क्या स्थिति है। इसी से उनकी बातों से आप अंदाजा लगा लीजिए कि बंगाल किस स्थिति में पहुंचा हुआ। ये उनका पार्लियामेंट में जो हुआ था उस पर पाला मत फेंकिए। अभी बंगाल में सरकार ने पाला फेंक दिया है। एक बार सुन लेते हैं आपने बोला किसी ने नहीं पाला, उनकी बात भी सुन लीजिए। पाला मत बदलिए, अभी उसी पाला पर रहिए। दूसरी बात, बंगाल में सवाल उठता है, आप लोग बदलते हैं, सुन लीजिए उनकी बात। दादा प्लीज, आपको बोलने नहीं दूंगा मैं, और आपसे ज्यादा मेरी आवाज तेज है। धनंजय जी अपनी बात रखिए। अच्छा, आवाज तेज है। धनंजय जी आप अपनी बात रखिए। आप टीवी चैनल में, आप टीवी चैनल में धमकी दे रहे हैं। आप कर रहे हैं, मैं धनंजय जी आप अपनी बात रखिए। अपने समय में बोल रहा हूं, मैं अपने समय में बोल रहा हूं और आपसे भी अपेक्षा कर रहा हूं कि अपने समय में बोलिए। प्लीज स्पीकर। आपके कपड़े फटे हुए तो कितना सिलिएगा? आपने बंगाल को बर्बाद किया, भद्र पुरुषों का आपने तबाह कर दिया। आप लोग आज सुनने के लिए नहीं तैयार है, और जो टीवी पर दिखाया जा रहा है जिसे देख करके देश की जनता की आगे फटी रह जाएगी, उसमें कितना पैमत लगाइएगा, कितना छुपाइएगा उसको। और आप जो कह रहे हैं सुन लो, सुनने का धीरज रखिए दादा, सुनने का धीरज रखिए दादा। सुनिए धीरज रखिए, सुनिए। आज बंगाल में इस देश के माओ के बच्चे जो अलग अलग सरकारी अधिकारी हैं, जो इस देश के भ्रष्टाचार को रोकना चाहते हैं, जो कानून व्यवस्था को बहाल करना चाहते हैं, उस तमाम स्ट्रक्चर पर। चलिए मैं कपिल जी के पास आना चाहूंगी। बोलिए ना, बीएचयू पे बोलिए ना। एक मिनट, यूं तो बहुत से मुद्दे हैं स्वयं जी, आप अपनी तरफ से उठाएंगे, वो अपनी तरफ से उठाएंगे। चर्चा इस तरह से नहीं हो सकती ना। ममता जी, स्वयं प्रकाश पुरोहित ने यह मान लिया कि बंगाल पर उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। बंगाल पर बोलिएगा वो आपको टोकेंगे। कहना चाहते हैं कि बंगाल छोड़कर और सब जगह बात कीजिए, क्योंकि बंगाल को तो हमने बर्बाद कर ही दिया है। बंगाल में कुछ बचा नहीं है। चलिए धनंजय जी, यहाँ पे आपको भी रोकना चाहूंगी। कपिल जी, मैं आपसे संक्षेप में एक जवाब चाहूंगी। जिस वक्त ऐसे कोई भी घटना होती है, जवाब हर तरीके से आती है, प्रतिक्रिया हर तरीके से आती है, लेकिन टीएमसी और कांग्रेस जो हाथ मिलाकर चलना चाहते हैं, लेकिन यहां पर कांग्रेस के अधीर रंजन और कांग्रेस की ओर से ही प्रेसिडेंट रूल की बात की गई है। अधीर रंजन ने तो तानाशाह भी कहा है ममता बनर्जी को। क्या यही राजनीति है जो टीएमसी और कांग्रेस आगे बढ़ाना चाहते हैं? देखिए, ये मेरी समझ के अंदर ये एक प्रिंसिपल इस तरीके का दिखता है कि गलत को गलत बोलना ही सही राजनीति है। अपनी मर्जी के हिसाब से गलत को साथ में जोड़ लेना, जैसे अभी हमने देखा महाराष्ट्र में अजीत पवार जी को बोलते थे कि ये करप्ट है, जेल में चक्की पीसिंग, फिर उनके साथ सुबह 5 बजे जाके सरकार बना ली, फिर उनके साथ फिर से उनको अभी महाराष्ट्र सरकार में जोड़ लिया। तो देखिए, गलत को गलत कहना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके अलायंस, अगर आप लार्जर अलायंस में हो तो लार्जर अलायंस एक आपका पर्पस, वो नेशनल पर्पस है कि आप जनरल इलेक्शन में आपका क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा और वो किस तहत से आप किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ोगे। लेकिन इसको तो अवसरवादिता कहते हैं ना कपिल जी, ये तो अवसरवादिता हुई ना, स्पष्ट रूप से अवसरवादिता हुई ना, कि राज्य में हम आप दोनों आपके खिलाफ हैं, लेकिन केंद्र में बीजेपी को हटाना है तो इसलिए हम आपके साथ हैं। आपस में तकरार, लेकिन फिर भी राज्य में इस तरीके से लोकतंत्र की बात आए तो केंद्र सरकार मैडम, आपको क्या लगता है कि बीजेपी के अंदर मतभेद नहीं है? अभी आप देखिए सुब्रमण्यम बीजेपी अभी भी बीजेपी में है वो,
मुझे मेरी जानकारी जहां तक उनको बीजेपी से निष्कासित नहीं मैं तो किया गया है, ये लेकिन समझना वो चाहती हूँ चाइना पे सवाल आपसे पूछते हैं, कि इकोनॉमी पे TMC सवाल और पूछते हैं। कांग्रेस आज एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ है राज्य में। वो बात और है कि सीटों को लेकर भी अगर विवाद अगर चल रहा है। अगर कोई मुद्दा ऐसा है मैडम जिसको गलत बोलना चाहिए तो उसको गलत बोलना चाहिए। अगर कोई बंदा अलायंस में है साथ में, और अगर कोई अलायंस पार्टनर कोई ऐसा काम करेगा जिसकी जवाबदेही अलायंस पार्टनर को देनी पड़ेगी, तो अगर उससे उस मुद्दे पर अगर सवाल पूछा जाए तो ये तो पारदर्शिता दिखती है इससे। तो सिर्फ कहेंगे या कुछ करेंगे भी? मेरे नजर में तो ये इससे पारदर्शिता दिख रही है कि आप गलत को गलत बोल रहे हो। चलिए, राज्य में गलत को गलत बोलना ठीक है, लेकिन केंद्र की जब बात आएगी, गठबंधन की जब बात आएगी, तो गठबंधन में भाई हम अगर कोई गलत करेगा तो उसको गलत को गलत बोलना चाहिए। पर गठबंधन इससे तो लोगों को कॉन्फिडेंस, इसमें तो लोगों को कॉन्फिडेंस ये दिखना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई आपका नेता या आपके अलायंस पार्टनर है, अगर कोई वो गलती कर रहा है तो आप उसको छुपाओगे या आप उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करोगे। जैसे बीजेपी में हम देखते हैं कि जब वो ऑपोजिशन लीडर तो इसका मतलब ये हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि गलत जहां दिख रहा है, जहां अपने पर्पस हल होते हैं, वहां हम गलत पे आवाज उठाते हैं, लेकिन जहां हमारा पर्पस वहां नहीं हल होता वहां हम विरोध में खड़े हो जाते हैं। चलिए, ये जनता देख रही है, जनता देख रही है इस बात को। दरअसल ये कमजोर पहलू भी दिखाता है आपके इंडी गठबंधन का, और इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा। लेकिन आपने जो बात कही उसको जनता आंकेगी कहां तक सही कहां तक गलत। लेकिन फिलहाल वक्त इतना ही है। सभी मेहमानों को मैं धन्यवाद करना चाहूंगी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन एक बात स्पष्ट है इस चर्चा के बाद कि पश्चिम बंगाल में जो हुआ वो गलत था। टीएमसी कानून व्यवस्था बनाने में विफल रही है, लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है जो भी आने वाले दिनों में भी सामने हमें देखने को मिलेगा कि इस पर क्या राजनीति क्या रुख लेती है। फिलहाल यहां वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहें न्यूज़ नाइट। मेरे भाई अरविंद कुमार की कुछ महीने पहले एक्सीडेंट में डेथ हो गई। उन्होंने पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ था, जो अब भाभी के घर के खर्च और बच्चों की पढ़ाई में काम आएगा। पॉलिसी बाजार की टीम ने क्लेम दिलवाने में हमारी पूरी मदद की। क्लेम के टाइम पे आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करें तैयारी। NPS जरूरी है। अभी नहीं करना मतलब? मुझे नहीं करना दूसरा बच्चा अभी। अरे पर क्यों नहीं करना, बताओ। आज रेडियो पे बता रहे थे कि पहले और दूसरे बच्चे के बीच अंतर रखना कितना जरूरी है। माँ बस हर 3 महीने में गर्भ निरोधक टीका लगवा ले। पर अंतर काहे रखना है?
बच्चों के भविष्य के लिए। आगे जाके बच्चा कितना होनहार होगा ये पहले 2 साल में ही तय हो जाता है, क्योंकि बच्चे का 80% मानसिक विकास इसी समय में होता है। बताओ। सुन बब्बन, हिसाब कब करेगा तू? भाग कर रहा है। तो जरूरी है कि माँ बाप बच्चे के साथ खेले, उन्हें कहानियाँ सुनाए। दूसरा भी आ गया तो फिर दोनों का ध्यान कैसे रखेंगे, हैं? समझे? समझे। इस उम्र में समझ के क्या कर लोगे? अरे काकी, अब तो हम भी समझ गए। बच्चों के विकास और माँ की सेहत के लिए बच्चों में अंतर जरूरी है। तब तक हर 3 महीने में गर्भ निरोधक इंजेक्शन लगवाएं। बच्चों में अंतर बनाए उनकी लाइफ बेहतर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अयोध्या हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने को मंजूरी दी है। साथ ही रामायण महाकाव्य के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि को श्रद्धांजलि स्वरूप इसका नाम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम रखने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। अयोध्या को वैश्विक तीर्थ स्थल और प्रमुख आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित करने तथा विदेशी तीर्थयात्रियों, पर्यटकों तथा व्यवसायियों को आकर्षित करने के लिए अयोध्या हवाई अड्डे का अंतर्राष्ट्रीय दर्जा महत्वपूर्ण है। और कैबिनेट द्वारा लिए गए 2026 के दौरान 4,797 करोड़ रुपए की लागत आएगी। पृथ्वी योजना में वर्तमान में चल रही 5 उप योजनाएं शामिल हैं। इनमें अक्रॉस, ओस्मार्ट, पेसर, SAGE, रीच आउट शामिल हैं। पृथ्वी प्रणाली विज्ञान दरअसल वायुमंडल, जलमंडल, भूमंडल, क्रायोस्फीयर और जीवमंडल जैसे घटक तथा उनके बीच के जटिल अंतर संबंध पर समग्र रूप से कार्य करता है। पृथ्वी एक व्यापक योजना है जो विभिन्न घटक पर एकीकृत अनुसंधान और नवीन कार्यक्रमों के विकास को सक्षम बनाएगी। साथ ही बड़ी चुनौतियों का समाधान करने और संसाधनों का पता लगाने में भी इससे मदद होगी। इसके अलावा कैबिनेट ने भारत और यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के बीच MOU को भी मंजूरी दी। इसमें 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन और ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए भारतीय रेलवे से सहयोग पर करार पर हस्ताक्षर होने हैं। इस MOU में भारतीय रेलवे के लिए स्वच्छ ऊर्जा सहित दीर्घकालिक ऊर्जा योजना, रेलवे की इमारतों के लिए एक ऊर्जा दक्षता नीति, स्वच्छ ऊर्जा खरीद योजना तथा कार्यान्वयन के लिए तकनीकी सहायता आदि शामिल हैं। और साथ ही कैबिनेट ने फैसला लेते हुए हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग को लेकर भारत सरकार और गुयाना गणराज्य के बीच MOU को स्वीकृति दी। इस हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग से भारत को कच्चे तेल के स्रोत में विविधता तथा देश की ऊर्जा और आपूर्ति सुरक्षा में भी वृद्धि हासिल होगी। 11.2 बिलियन बैरल तेल की नई खोज से गुयाना दुनिया का नया तेल उत्पादक देश बन गया है। उसकी तेल की ये खोज कुल वैश्विक तेल का 18% और खोजे गए तेल का 32% है। पड़ोसी देश नेपाल, जिसके साथ भारत का बेटी और रोटी का संबंध माना जाता है, विदेश मंत्री एस जयशंकर की 2024 की पहली विदेश यात्रा नेपाल की रही, जो इसकी महत्ता को भी रेखांकित करता है। अपनी नेपाल यात्रा के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। साथ ही भूकंप प्रभावित नेपाल के जिले में पुनर्निर्माण के लिए $5 करोड़ की एक वित्तीय सहायता की भी घोषणा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी नेपाल यात्रा के दौरान कहा कि पिछले वर्ष भूकंप से प्रभावित नेपाल के जिले में मूलभूत संरचना पुनर्निर्माण के लिए भारत $5 करोड़ की एक वित्तीय सहायता देगा। नेपाल में 2015 के भूकंप के बाद काठमांडू में चल रही अन्य पुनर्निर्माण परियोजनाओं और त्रिभुवन विश्वविद्यालय केंद्रीय पुस्तकालय का विदेश मंत्री NP साउथ के साथ संयुक्त रूप से उद्घाटन करने के बाद विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने यह बात कही। विदेश मंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष नवंबर महीने में नेपाल के पश्चिमी हिस्से में आए भूकंप से हुई जान माल की बर्बादी से भारत दुखी है। पिछले वर्ष 3 नवंबर को नेपाल के जाजरकोट जिले में 5.7 तीव्रता के भूकंप के तीव्र झटके आए। इस भूकंप में 150 से अधिक लोगों की मौत हो गई और लगभग 400 लोग घायल हो गए। 2015 के बाद यह नेपाल का सबसे घातक भूकंप था। We were saddened to learn of the casualties and devastation caused by the earthquake that struck the western parts of Nepal in November last year. Prime Minister Narendra Modi
had expressed solidarity with the people and leadership of Nepal and had committed to extend all possible assistance. The Government of India started providing emergency relief in less than 48 hours after the earthquake. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के लोगों और यहाँ के नेतृत्व के साथ एकजुटता की भावना दिखाई है और हर संभव सहायता प्रदान करने के प्रति वचनबद्ध हैं। द्विपक्षीय संबंधों को लेकर विदेश मंत्री ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में हुए महत्वपूर्ण प्रयासों से भारत नेपाल के संबंधों में वास्तविक बदलाव हुआ है। दोनों देशों ने बिजली क्षेत्र में सहयोग और परियोजना कार्यान्वयन के क्षेत्र में संबंधित कुछ महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अपने पड़ोसी विशेषकर नेपाल के साथ अपने संबंधों को पुनः परिभाषित करने के लिए प्रति वचनबद्ध है। Under the leadership of Prime Minister Modi, the Government of India is committed to continue redefining its relationship with partners in our neighborhood, especially with Nepal. The Government of India is committed to move forward on the ideals of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas, and take the friendly neighboring countries, including Nepal, along with us in our development journey. इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने काठमांडू के विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन किए। उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना के साथ पशुपतिनाथ परिसर में रुद्राक्ष का पौधा लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। फिलहाल यहाँ वक्त एक ब्रेक का, अब देखते रहें न्यूज नाइट। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। सर, बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। समझ कर इन्वेस्ट कर। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। जब से माँ को नानी के यहाँ भेजा, कितने चिड़चिड़े हो गए हो। बेटा टीबी है उसको। टीबी का इलाज तो यहाँ भी हो सकता है, फिर क्यों भेज दिया? अगर वो यहाँ रहती ना तो लोग कन्नी काट रहे होते हमसे। मुझे लोग नहीं, मम्मी। अरे क्या अर्जुन, उठेगा तो सरप्राइज देंगे। हाँ? अर्जुन, बहुत मिस कर रहा था तुमको, और मैं भी टीवी रिमोट का सर पर समझ नहीं पा रहा था। अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का गृह प्रदेश है हिमाचल प्रदेश। 3 राज्यों में जीत के बाद पहली बार नड्डा हिमाचल प्रदेश पहुंचे और सोलन में रोड शो किया। अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधा और दक्षिण बनाम उत्तर की राजनीति को देश को बांटने की साजिश बताया। 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जोरदार जीत के बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा पहली बार हिमाचल प्रदेश के शिमला और सोलन पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। उनके स्वागत में भव्य रोड शो का आयोजन किया गया। खुली गाड़ी में भाजपा अध्यक्ष ने सड़क के दोनों ओर खड़े हजारों की संख्या में लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। सोलन के बाजार से होते हुए भाजपा अध्यक्ष का काफिला पुराने बस अड्डे पर पहुंचा, जहां उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया।
जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि झूठ बोलकर राजनीति नहीं चलती है, लोगों को धोखे में डालकर राजनीति नहीं होती। इसलिए देखते ही देखते छत्तीसगढ़ में कांग्रेस साफ हो गई और राजस्थान में भी बीजेपी का कमल खिल गया। झूठ बोल करके राजनीति नहीं चलती, लोगों को धोखे में रख करके राजनीति नहीं चलती, भोले भाली जनता को धोखे में डाल करके राजनीति नहीं चलती है। लोगों के साथ जुड़ना पड़ता है, उनकी सेवा करनी पड़ती है, उनकी तस्वीर बदलनी पड़ती है, उनकी तकदीर बदलनी पड़ती है, तब जाकर के राजनीति। और यह काम बखूबी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धरती पर उतार करके दिया है, इसलिए हमको विजय मिला। और इसीलिए देखते ही देखते छत्तीसगढ़ में कांग्रेस साफ, मध्य प्रदेश में ऑल टाइम रिकॉर्ड ब्रेक और राजस्थान में भी कमल खिल गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस किस भारत जोड़ो यात्रा की बात करती है जिसने 1984 में सिख दंगे करवाए थे। आप बताइए, ये जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। सन 84 के दंगे, हमारे सिख भाई जो कत्लेआम कर दिए गए, सारे देश में त्राहिमाम मच गया, हमारे सिख भाइयों के साथ अन्याय हुआ। आज दिन तक कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने भी माफी नहीं मांगी, आज दिन तक। और उस समय के बनने वाले प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी कहते हैं, जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। ये भारत जोड़ो यात्रा पर निकले या तोड़ो यात्रा पर निकले। भाजपा अध्यक्ष के हिमाचल दौरे को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी जोश देखा गया। शहर की सड़कें पूरी तरह भगवा रंग में रंगी दिखाई दी। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस रोड शो से जनता को स्पष्ट संदेश मिल रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी जोरदार जीत दर्ज करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज 9 में आइए अब आपको लिए चलते हैं रामनगरी अयोध्या। अयोध्या च परम ब्रह्मा सरयू सगुण पुमान तन्निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। भगवान शंकर मां सरयू के विषय में कहते हैं कि अयोध्या परम ब्रह्म स्वरूप है, वहां सरयू सगुण ब्रह्म स्वरूप में विद्यमान है। अयोध्या में आने वाला हर तीर्थयात्री सरयू स्नान करता है, जिसके लिए अयोध्या नगर निगम ने विशेष व्यवस्थाएं भी की हैं और नगर निगम ने घाटों के आसपास स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखा है। अयोध्या धाम में आने वाला हर तीर्थयात्री प्रयास करता है कि एक ना एक बार परब्रह्म स्वरूप सरयू मां के दर्शन किए जाएं और सरयू स्नान से अपने जीवन को पवित्र किया जाए। सरयू में तीर्थयात्रियों के स्नान की सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। सबकी सुरक्षा का ख्याल रखा गया है। साथ ही साथ महिलाओं के लिए यहाँ पर स्नान और पूजा अर्चना की विशेष व्यवस्था दिखाई दी। बहुत अच्छा लगा है, सरयू घाट में आए, स्नान किया और यहाँ की सुबह सुंदरता देख करके हमें बहुत अच्छा लगा। दोनों जगह एक ही है, भगवान का स्थल है, हर जगह वही है, नहीं है दिल से मांगो तो हर जगह भगवान ही है। अच्छा सा हर जगह अच्छा ही अच्छा लगता है, वहाँ भी अच्छा लगता है, यहाँ भी अच्छा लगता है। यहाँ पर स्नान घर है, चेंजिंग रूम भी है और महिलाओं के लिए अच्छी सुविधाएं अयोध्या में हर एक तरह की सुविधाएं, बहुत अच्छी सुविधाएं हो रखी है। यहाँ की व्यवस्था देखी हमने महिलाओं के लिए, वो दिन ब दिन सुधरती जा रही है, इसके लिए हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। अयोध्या नगर निगम ने घाटों के आसपास स्वच्छता रखने के लिए अपने पूरे प्रयास किए हैं। सुबह सुबह उठते ही यहाँ पर सफाई कार्यक्रम की शुरुआत हो जाती है। सभी नगर निगम के कर्मचारी बहुत ही मेहनत से घाटों की सुंदरता का विशेष प्रबंध करते हैं। शौचालय की व्यवस्था के साथ साथ यहाँ पर महिलाओं के लिए अलग से वस्त्र बदलने की सुविधा भी मौजूद है। स्वच्छता काफी बढ़िया है, बहुत शानदार। हम तो देखने आए थे, फर्स्ट टाइम हम लोग आए हैं यहाँ पर और मतलब बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा फील हुआ।
गुप्तार घाट से नया घाट तक के लिए तीर्थ यात्रियों के जल विहार के लिए भी विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसका तो तीर्थ यात्रियों में भी है जबरदस्त उत्साह। और अब बात विकसित भारत संकल्प यात्रा की शानदार सफलता की। देश भर में चल रही इस यात्रा में नागरिक भागीदारी 10 करोड़ के पार हो गई है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रति असाधारण जन समर्थन देखने को मिल रहा है और 2 महीने से भी कम समय में 10 करोड़ से अधिक प्रतिभागियों के साथ अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। ये यात्रा 36 राज्यों, संघ राज्यों के 782 जिलों में पहुंच रही है। इस दौरान 6,349 शहरी क्षेत्रों और 1,69,864 ग्राम पंचायतों तक आईईसी वैन पहुंची। लोगों का उत्साह ही है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रतिभागियों की संख्या 10 करोड़ के पार हो चुकी है। और यहां लेंगे एक ब्रेक। आप देखते रहिए न्यूज़ नाइट। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है आईपीएफ, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये आईपीएफ आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर आईपीएफ आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? एनएसई की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। दिल्ली पुलिस परिवार कल्याण सोसाइटी के द्वारा विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए थेरेपी सेंटर स्मिता का शुक्रवार को राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर शिक्षाविद और समाज सेवी सोनल शाह मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थीं। कार्यक्रम में दिल्ली पुलिस परिवार कल्याण सोसाइटी के अध्यक्ष ऋतु अरोड़ा, दिल्ली पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्य अतिथि सोनल शाह ने PFWS द्वारा की गई इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ये प्रयास विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों के समग्र विकास और सशक्तिकरण में मदद करेगा। स्मिता में विशेष बच्चों को शारीरिक, व्यावसायिक, फिजियोथेरेपी और स्पीच थेरेपी उपचार सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके लिए यहाँ बहुत अच्छे इक्विपमेंट और कुशल थेरापिस्ट की व्यवस्था की गई है और सेंटर को बहुत चाइल्ड फ्रेंडली भी बनाया गया है। इस नई पहल स्मिता से पूरे दिल्ली पुलिस परिवार के बच्चों को आने वाले समय में एक नया आयाम मिलने वाला है। पुलिस के व्यस्त जीवन शैली में बच्चों के लिए समय निकालना पाना और इस तरह की सुविधाओं के लिए दूर जाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। ऐसे में स्मिता हमारे पुलिसकर्मियों के परिवार का ध्यान रखेगा। PFWS के अध्यक्ष ऋतु अरोड़ा ने संबोधित करते हुए सर्वोत्तम चिकित्सकों और मानक उपकरणों की मदद से फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी और व्यावसायिक थेरेपी जैसी सेवाएं प्रदान करने में स्मिता की भूमिका पर जोर दिया। ये हमारा जो सेंटर है ये इसमें बच्चों के लिए बहुत मददगार रहेगा। बच्चों के डेवलपमेंट के लिए बच्चों के मुंह पे मुस्कुराहट आएगी और उनके जीवन में जो इम्प्रूवमेंट होगा, लाइफ में जो इम्प्रूवमेंट होगा, मेरे ख्याल से उसमें काफ़ी हद तक ये स्मिता सेंटर सहायक रहेगा। अंतरराष्ट्रीय नंबर से आने वाली दुष्टतापूर्ण कॉल्स के संबंध में दूरसंचार विभाग ने नागरिकों को सलाह जारी की है।
संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग डीओटी ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे अंतर्राष्ट्रीय नंबरों से आने वाली ऐसी कॉल्स से सावधान रहें जो भारत के स्टॉक एक्सचेंजेस और व्यापार में गड़बड़ी पैदा करने के इरादे से की जाती हैं। इस तरह की दुष्टतापूर्ण कॉल्स राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा की जाती हैं, जिनका उद्देश्य लोगों में भय पैदा करना है। डीओटी ने सभी टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं को ऐसे नंबरों से आने वाली दुष्टतापूर्ण कॉल्स को ब्लॉक करने का निर्देश दिया है। नागरिकों को ऐसी कॉल प्राप्त होने पर डीओटी को हेल्प संचार साथी @gov.in या अपने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को रिपोर्ट करने की सलाह दी है। बांग्लादेश में रविवार को होने जा रहे आम चुनाव से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इस बीच कई अल्पसंख्यक नेताओं ने चुनाव से पहले और बाद में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने की मांग की है। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद ने इसको लेकर चिंता जाहिर की। समूह ने अपने बयान में कहा कि कुछ क्षेत्रों में धार्मिक अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से हिंदू समुदाय को मतदान केंद्र पर किसी विशेष चिन्ह को ही वोट देने, अन्यथा परिणाम भुगतने की धमकी दी गई है। ध्यान रहे कि इस चुनाव में 11 करोड़ से अधिक मतदाता 300 सीटों के लिए 1970 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। सत्तारूढ़ पार्टी अवामी लीग अपने चौथे कार्यकाल के लिए 266 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि शेष सीटों पर ये अपने गठबंधन के साझेदारों को उतार रही है। बांग्लादेश के मुख्य विपक्षी दल बीएनपी ने आम चुनाव के विरोध में शनिवार से 48 घंटे की राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल का आह्वान किया है। बीएनपी इस चुनाव का बहिष्कार कर रही है। चुनाव के लिए उनके द्वारा की गई अंतरिम गैर दलीय तटस्थ सरकार की मांग शेख हसीना सरकार ने खारिज कर दी थी। और फिलहाल न्यूज नाइट में बस इतना ही, लेकिन आपको छोड़े जा रहे हैं देश की कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। आप देखिए ये खबरें तेज रफ्तार में। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्कूली छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के 7वें संस्करण के लिए अभी तक माईगोव पोर्टल पर रिकॉर्ड 1 करोड़ से अधिक पंजीकरण हुए हैं। यह देश भर के छात्रों के बीच व्यापक उत्साह को दर्शाता है, जो इस विशिष्ट कार्यक्रम में भाग लेने और प्रधानमंत्री से बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं। बुल्गारिया की राष्ट्रीय असेंबली का प्रतिनिधिमंडल भारत के दौरे पर है। प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से उनके आवास पर मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी मुलाकात की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के जयपुर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के 58वें वार्षिक अखिल भारतीय सम्मेलन में भाग लिया। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशक और आरक्षी महानिरीक्षक शामिल हो रहे हैं। दिल्ली में गिरफ्तार किए गए आतंकवादी जावेद अहमद मट्टू को दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। स्पेशल सेल ने जम्मू कश्मीर के मोस्ट वांटेड हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी जावेद अहमद मट्टू को गिरफ्तार किया था। चुनाव आयोग आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए 7 जनवरी से विशेष अभियान शुरू कर रहा है, जिसके तहत तमाम राज्यों की राजधानियों में पहुंचकर राज्य की चुनाव संबंधी तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। चुनाव आयोग की यह शुरुआत तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्यों से शुरू होगी। गुजराती समुदाय को लेकर दिए गए विवादित बयान पर आरजेडी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टीकरण मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी यादव से कहा है कि वो अपनी ओर से स्पष्टीकरण दाखिल करे कि उनकी मंशा गुजराती समुदाय को आहत करने की नहीं थी। कोर्ट ने सुनवाई 22 जनवरी तक के लिए टाल दी है। देश में कोविड-19 के सब वेरिएंट JN1 के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। देश में अभी तक JN1 वेरिएंट के 619 मामलों की पुष्टि हुई है। 12 राज्यों में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिला है। कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और गोवा में सबसे ज्यादा JN1 वेरिएंट के मामले हैं। केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन योजना के तहत 14 करोड़ ग्रामीण परिवारों को जल नल कनेक्शन प्रदान कराने का एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन को पार कर लिया है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि ग्रामीण विकास की दिशा में आदर्श बदलाव का प्रतीक है, जो पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, गांवों को सशक्त बनाने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए मिशन की प्रतिबद्धता पर जोर देती है।
न्यूज नाइट के प्रायोजक थे